नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोगों ने जो पेपर डिस्कशन की सीरीज शुरू की है। अभी हम लोगों ने जो पिछला पेपर देखा था वो आर ओ आर 2016 प्री का देखा था। आज देखिए जो मैं पेपर लेके आया हूँ वो है दो आर ओ 2021 प्री का पेपर। और मुझे लगता है कि आर ओ के इतिहास में अभी तक का सबसे कठिन पेपर रहा है ये। और ये जो है 2021 प्री का पेपर है। और आप इस पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, किस तरह से आयोग ने इतना कठिन पेपर सेट किया था 2021 में। और देखिए, ये जो 2021 आर ओ प्री का एग्जाम हुआ था ये आपका हुआ था 5 दिसंबर 2021 को। तो ये मैंने डेट भी लिख रखी है। ये आर ओ 2021 लिख रखा है। सीरीज देखिए, ये बी रही है, बी सीरीज। और 2021 का ये पेपर था। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं 50 क्वेश्चन लेता हूं ताकि वीडियो बहुत बोरिंग ना हो और आप आसानी से इसको देख सकें। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, कुछ लोकगीत को दिया गया है और उसके बाद जो है किन अवसरों पे उसे गाया जाता था ये बताया गया है। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इस तरह के, देखिए, जो यूपी के कला संस्कृति से चीजें हैं ये आर ओ में ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आप याद रखिए कि अब तो उसका रेशियो बढ़ रहा है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। तो देखिए, इसमें चैती जो है वो मौसमी गीत होता है। चैती जो है मौसमी गीत है। फिर जो कजरी होता है यह विवाह और मौसमी गीत दोनों होता है। कजरी जो है मिर्जापुर में गाया जाता है, ये सावन के मौसम में गाया जाता है, ये दोनों अवसरों पे होता है। और उसके बाद जो रसिया है ये देखिए ब्रज का लोकगीत है। और सोहर जो है ये देखिए संस्कार गीत होता है, जब बच्चे पैदा पैदा होते हैं। अक्सर पूर्वांचल वाले क्षेत्र में आप कभी जाएंगे तो वहाँ सोहर गाने की परंपरा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपका, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट्स। तो देखिए, जो 1 गीगाबाइट होता है उसमें किलोबाइट ये आपका नहीं होके एमबी होगा, मेगाबाइट हो जाएगा, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है सी। बाकी सारी चीजें सही सुमेलित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये संबंधित राज्य दिया गया है और उन राज्यों में स्थित झरनों को दिया गया है। गर्म पानी के जो झरने होते हैं जिन्हें हम हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग। तो उन्हें दिया गया है और पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश मणिकरण, ऑप्शन बी उड़ीसा तप्तपानी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र व्रजेश्वरी, ऑप्शन डी गुजरात नारायणी। तो देखिए, जो ये तप्त पानी है ये उड़ीसा में नहीं है। ये जो है इसमें आपका सही सुमेलित नहीं। तप्त पानी जो है ये उड़ीसा में नहीं है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, गुजरात में नारायणी, और मणिकरण ये हिमाचल प्रदेश में है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कम ऑप्शन ए कंपनी अधिनियम 2013, ऑप्शन बी भारतीय संविदा अधिनियम 1870, ऑप्शन सी साझेदारी अधिनियम 1932, ऑप्शन डी वस्तु क्रय अधिनियम विक्रय अधिनियम 1930। तो देखिए, जो ऑप्शन बी है भारतीय संविदा अधिनियम, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी ऑप्शन सही सुमेलित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो देखिए, ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 55%। देखिए, ज्यादातर जगहों पे ये 55% देखने को आता है, लेकिन ऑफिशियली इसका आंसर जो था वो आयोग ने 40% माना। तो आपको ये ध्यान रखना है और फिर आप किसी स्तरीय बुक से इसको देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो देखिए, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे इन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आर ओ की। जो नए लोग हैं जिन्हें पहली बार एग्जाम देना है इस बार, उनके लिए इस तरह की चीजें विशेष है, उनको देखना चाहिए। और जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो खैर मान लीजिए वो आदती होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्न। देखिए, ये जो है
ये करंट का क्वेश्चन था, और इसमें जो ऑप्शन मिर्जापुर था, मिर्जापुर में विंध्याचल एक जगह पड़ती है, वहां पे ये सेवा शुरू की गई थी। तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। ऑप्शन ए कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन ए अकार्बनिक अम्ल, ऑप्शन बी कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन सी फिनोल एम फ्लेवोनाइड्स, ऑप्शन डी लिथियम बाइकार्बोनेट्स। तो देखिए, जो ऑप्शन सी है फिनोल एंड फ्लेवोनाइड्स, ये जो होता है तुलसी के पौधों में होता है, और इसीलिए इसका औषधि महत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का है, तो इसका कोई मतलब नहीं है बताने का आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियां, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी गंगा मैदान, सिंधु गंगा मैदान। तो देखिए, जो पश्चिमी घाट है, ये हॉटस्पॉट माना जाता है पर्यावरणीय, आप देखेंगे इकोलॉजी में, पर्या पारिस्थितिकी में जो है, इसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। और इसके अलावा जो है, पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां या हिमालय, ये, और आप देखिए अंडमान निकोबार वाला जो इलाका है, वो अंडमान, ये, तो ये तीन जो है क्षेत्र हमारे बेसिकली आते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, लला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो 1780 में बंगाल गजट प्रकाशित होता है। सबसे पहली घटना ये आप देख सकते हैं, 1780 में बंगाल गजट है। फिर जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा होती है, 1784 में। उसके बाद 1905 में सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है, और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की जाती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में, देखिए ये भी जो है करंट का क्वेश्चन है, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल्स, ऑप्शन सी तेल रिफाइनरी, ऑप्शन डी ताप विद्युत संयंत्र। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। जो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ होते हैं, वो जो होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक के मुख्य स्रोत होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं योजनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि बहुत आता है, योजना परियोजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रही है उसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस तरह की घटना, इस तरह के प्रोग्राम को आप याद कर लीजिए, जो मेजर मेजर प्रोग्राम रहे। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, तो इसको सीडीपी कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1952 में अक्टूबर में आरंभ हुआ था। फिर है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, तो ये 1957 में देखिए, जो आपके बल बलवंत राय मेहता है, उनके द्वारा किया गया था इसको। फिर की विलेज स्कीम की शुरुआत, केवीएस कहते हैं इसको, ये भी 1952 में शुरू हुआ था। फिर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, डीआरडीए की जिला स्तर पर स्थापना, ये सबसे लास्ट में स्थापित हुआ था। तो ये आपका मिलान हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आपका 3 हो जाएगा 1952 में, और मुझे लगता है कि ये जनवरी वनवरी में ही है, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, इसको देख के मैं कंफर्म कर दूंगा। फिर अक्टूबर में, और फिर 57, और सबसे लास्ट में डीआरडीए की स्थापना होती है। फिर है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में, देखिए ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, जो कृषि बिल आया था उसको पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलेनियम शहर नहीं। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी मुरादाबाद। तो देखिए, जो आपका मुरादाबाद है, ये मिलेनियम सिटी नहीं है। बाकी आपका आगरा, ये मिलेनियम सिटी है, प्रयागराज मिलेनियम सिटी है, और मेरठ भी मिलियन सिटी। तो मतलब इनकी जो आबादी है वो 10 लाख से अधिक है, मिलियन शहर का मतलब यही होगा। और जो मुरादाबाद है, उसकी आबादी
2000 जनगणना 11 के हिसाब से इतनी नहीं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए सामाजिक धार्मिक राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक न्याय, ऑप्शन सी सामाजिक राजनीतिक व सांस्कृतिक न्याय, ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। तो देखिए ऑप्शन डी सही है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात कही गई है। तो ये हमारा ऑप्शन डी ठीक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। कथन दो है, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल होनी चाहिए। तो देखिए कभी भी जब हम जड़दार फसलों की बुआई अगर किसी खेत में करते हैं तो उसमें दोबारा जो है फिर से जड़दार फसलें नहीं उगानी चाहिए। यह अवैज्ञानिक तरीका माना जाता है। होता क्या है कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल को उसमें उगाना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे चने की खेती गांव में जिस खेत में हो जाती है, उस खेत में दोबारा जो है चना नहीं उगाया जाता है, या इस तरह की कोई फली वाली या जड़दार फसल उसमें नहीं उगाई जाती है। बिना फली वाली जो है फसलों को उसमें उगाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो देखिए जो नीलम संजीव रेड्डी थे, ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे और एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित हैं ये। निर्विरोध जो है, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे ये नीलम संजीव रेड्डी। फिर अगला क्वेश्चन है, नाइजर या रामतिल जिसको कहते हैं कि फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑप्शन ए 7 से 16%, ऑप्शन बी 17 से 26%, ऑप्शन सी 27 से 36%, ऑप्शन डी 37 से 44%। देखिए इसमें 37 से 47% जो है तेल की मात्रा नाइजर में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए जनगणना से है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दमन एवं दीव, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो देखिए जो दमन और दीव है, यहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ का लिंगानुपात हरियाणा से भी खराब है। तो अगर कभी अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें सबसे खराब जो है दमन दीव का। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कथन एक है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कथन दो है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि यहाँ देखिए आप पहले चोपनी मांडो था, चोपनी मांडो से अनाज के साक्ष्य मिले थे धान का। उसके बाद लहुरा देवा है, लहुरा देवा संत कबीर नगर में, तो यहाँ से भी प्राचीनतम धान के साक्ष्य मिले हैं। तो ये पहला कथन ठीक है। और देखिए यहाँ जो दिया गया है कि अन्न जौ, जो ये लिख दिया है, इसकी वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। जौ नहीं है बल्कि धान के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, इसलिए कथन एक केवल सही होगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए लेते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नरेंद्र मोदी, डी इंद्र कुमार गुजराल। तो देखिए जो इंद्र कुमार गुजराल थे, आई के गुजराल, इसे हम गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं, काफी फेमस है ये। तो इनके द्वारा 6 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था पड़ोसियों के लिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कथन एक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी। कथन दो है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक है। तो देखिए बिल्कुल दोनों सही है। इसके बाद ही जो है 1923 में पहली बार जो है भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद में किया गया था। और ये जो 41 की बात की जा रही है, तो इस समय रेशियो बिल्कुल ज्यादा था, तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो देखिए तमरिया जो है वो झारखंड की ट्राइब है, याद रखिए आप लोग।
फिर अगला क्वेश्चन, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? देखिए बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। 99% मतलब आप एक तरह से समझिए 100% की बात की जा रही है। ए न्यूजीलैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी नॉर्वे, डी ब्राजील। तो देखिए जो नॉर्वे है, यूरोपीय देश है, उसका 99% जो है जल विद्युत से, कुल ऊर्जा का 99% जल विद्युत से पूरा किया जाता है। नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है। इसके साथ आप ये भी याद कर सकते हैं, पूछा जाता है इसको भी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन ए यूएसए। तो देखिए अभी जो है चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। एक समय होता था जब जापान होता था, लेकिन आज वर्तमान में चीन सबसे बड़ा उत्पादक मछली का है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र। देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सेवा क्षेत्र माना जाता है, यानी सर्विस सेक्टर है। ये हमें आपको पता भी है कि सबसे बड़ा ये सेक्टर हमारा यही। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ए नजीबाबाद, बी खुर्जा, सी निजामाबाद, डी कासगंज। तो देखिए जो ब्लैक पॉटरी है वो निजामाबाद, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आजमगढ़। आजमगढ़ यहाँ जो है, यहीं की तहसील है और यहाँ पे ब्लैक पॉटरी का काम होता है, और वहीं इसके इसे जो है जीआई टैग प्राप्त है। फिर अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का मुझे लगता है कि होशंगाबाद पड़ता है। अब तो इसे नर्मदापुरम कहा जाता है, देखिए उसमें ये पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो है रीजनिंग का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए जनगणना से। अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको जब पिछला पेपर भी करा रहा था तो डेमोग्राफी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, और आप देखिए 21 में भी जो है डेमोग्राफी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बार बार आपसे ये जोड़ देके कह रहा हूँ कि आरओ यारो में जो है भूगोल और डेमोग्राफी, इन दो से जो है आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि इनका ट्रेंड रहा है। तो आप इस पे ध्यान रखिए और इसको इसी हिसाब से तैयार करिए। अब अगला क्वेश्चन है, जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो देखिए जो हिमाचल है इसका सबसे कम नगरीकरण है, यानी इसका वो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे ज्यादा हिमाचल में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर आई जी पटेल, डॉक्टर डी सुब्बा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो देखिए जो डॉक्टर आई जी पटेल है उनका कार्यकाल जो है वो 77 से 1982 तक रहता है। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल जो है 1982 से 1985 तक का है। उसके बाद डॉक्टर सी रंगराजन ये 1992 से 1997 तक रहते हैं, और जो डी सुब्बा राव है ये 2008 से 2013 तक रहते हैं, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखिए अब्राहम कार्ड को पूछा गया है और ये करंट का क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अब यहाँ देखिए मिट्टी को दिया गया है और उससे संबंधित राज्यों को दिया गया है, काफी सरल क्वेश्चन है ये। जलोढ़ मिट्टी को दिया गया है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है ये, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर लाल मिट्टी जो है देखिए आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय मिट्टी जो है राजस्थान में। बहुत आसान है ये। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक को यूनिट करता है। तो सीपीयू जो होता है आपका, ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित नहीं करता है। ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल नहीं होता। यहाँ सी जो है सेंट्रल होता है, सेंट्रल, कंट्रोल नहीं, ये आपका गलत है। फिर देखिए ये अगला टॉकटे तूफान के बारे में पूछा गया था, उस समय आया हुआ था, ये करंट से रिलेटेड है।
फिर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो देखिए जो प्राथमिक ऊर्जा है ये ज्वारीय शक्ति नहीं है, इससे सीधे आपको एनर्जी नहीं मिलती, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस बिल्कुल सही है। गैस वाणिज्यिक ऊर्जा, गैर वाणिज्यिक वाणिज्यिक ऊर्जा का जानवरों का गोबर ये भी सही है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा ये भी ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो भांड पाथर देखिए ये जम्मू कश्मीर का लोक नाट्य है। फिर अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा परितंत्र क्रम सही है? तो देखिए सबसे घटते पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है मैंग्रोव है, उसके बाद घास का मैदान, फिर उससे कम जो है झील में, और फिर सबसे कम जो है सागर की उत्पादकता यहाँ दी गई। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ आपको, बहुत सारे लोगों को लग सकता होगा कि नहीं ये कैसे है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे इन्वायरमेंट तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ए अनुच्छेद 252, बी अनुच्छेद 249, सी अनुच्छेद 250, डी अनुच्छेद 253। तो देखिए अनुच्छेद 253 के तहत जो है जो केंद्र सरकार है वो राज्य के मामलों पर भी राज्य सूची का जो विषय है उस पर कानून बना सकती है। जैसे आप ये समझिए कि अभी एक समझौता हुआ था भारत बांग्लादेश के बीच, एलबीए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो इसमें बहुत सारी जो जमीन थी वो पश्चिम बंगाल की थी, जिसे भारत सरकार ने बांग्लादेश को दी, और बांग्लादेश के बहुत सारे जो इनक्लेव हमारे हिंदुस्तान में थे वो हमारे पास आए। तो इस तरह के समझौते के लिए जो है राज्य सरकार से किसी अनुमति या किसी जरूरत सहमति की जरूरत नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस तरह के समझौते सीधे अनुच्छेद 253 के अंतर्गत कर सकती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कथन एक है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ। कथन दो है, ईंटों से निर्मित या भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक। देखिए बिल्कुल दोनों कथन यहाँ पे आपके सही हैं। ये 5वीं से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य यानी गुप्त काल के समय इनका निर्माण हुआ था, और ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। देखिए भीतर गांव के अलावा कुछ ईंटों के मंदिर है, जैसे सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, इसको आप याद रखिए, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उसके बाद मनियार मठ है, मनियार मठ बिहार में पड़ता है, ये भी है। और राजशाही जिले का एक मंदिर है, विष्णु मंदिर, ये पड़ता है बांग्लादेश में, राजशाही। तो ये आप याद रखिए, आपको कभी काम दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल पुर्तगाल देश का नहीं था? डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नांडो नोइस। देखिए नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा ये सारे जो है पुर्तगीज हैं, और पीटर मुंडी जो है ये पुर्तगीज नहीं है, इंग्लैंड का यात्री रहता। फिर 48 है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए सुजाउद्दौला, बी आसफुद्दौला, सी राजा चेत सिंह, डी राजा महिप नारायण सिंह। देखिए इन लोगों ने, आयोग वालों ने जो है वो सी राजा चेत सिंह को माना है, लेकिन इस तरह का मैंने कहीं खोजा तो मुझे मिला नहीं। ये विद्रोह बेसिकली अवध के नवाब जो आसफुद्दौला रहते हैं उनके द्वारा किया गया। तो आप आसफुद्दौला को ही याद रखिए, फिलहाल आयोग इसको संशोधित किया रहा होगा। चेत सिंह तो मुझे कहीं नहीं नजर आया, इसलिए देखिए मैंने चेत सिंह को पहले ही काट रखा है। और ये बेसिकली जब अवध के नवाब आसफुद्दौला को यहाँ बनारस भेज दिया जाता है तो उनका विद्रोह रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, फसल है और उससे संबंधित देश को दिया गया है। ए रबड़ थाईलैंड, बी कहवा मंगोलिया, सी जैतून स्पेन, डी गन्ना ब्राजील। तो देखिए कहवा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये मंगोलिया में ना होकर कहवा ज़्यादातर जो होता है वो ब्राज़ील में होता है, यहाँ ब्राज़ील होना चाहिए। बाकी रबड़ के उत्पादन के लिए थाईलैंड जाना जाता है। जैतून स्पेन में देखिए बहुत होता है, हमारे यहाँ जो जैतून का तेल बच्चों के लिए लगाने के लिए आता है, फिगारो का आप लोगों ने सुना होगा, घर घर में यूज होने वाला तेल है वो यहीं से आता है। और फिर गन्ना ब्राज़ील, ये भी ठीक है। और देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। ए जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, बी जल में घुली ओजोन की मात्रा से, सी जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, डी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो ये देखिए ऑक्सीजन की मात्रा से होती है, जिसे हम
बीओडी कहते हैं, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है। तो फिलहाल जो है आज का जो सेट है 50 क्वेश्चन का वो मैंने पूरा कर दिया, और इसी तरह से जो मैं आगे के आपके क्वेश्चन पूरा कर दूंगा 2 वीडियो में। और आज की क्लास फिलहाल यहाँ समाप्त होती है। और आप लोगों को लगता है कि कुछ मुझे और इसमें बताना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं जो है और सारी चीज़ें जो आपको लगे कि नहीं करना है, तो मैं फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।